हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे। हम लोग क्लास 9th का मैथ्स देख रहे हैं। क्लास 9th के मैथ में हम लोग देख रहे हैं यूक्लिड की ज्यामिति। यूक्लिड की ज्यामिति में हम कल बता दिए थे आप लोग को। यूक्लिड की ज्यामिति में हम लोग बताए थे, कल आप लोग को बताए थे ज्यामिति के बारे में। ज्यामिति हम लोग देख रहे हैं ना, ज्यामिति में आप लोग को हम बता दिए थे। ज्यामिति में आप लोग को बताए थे ज्योमेट्री में हम लोग आप लोग को बता चुके हैं। कथन में भी बता दिए हैं आप लोग को कि कथन दो प्रकार के होता है। तो एक तो कथन में बताया जाना था अभिगृहित एक्ज्यूम्स, और दूसरा हम लोग क्या बताए थे कथन में आप लोग को अभिधारणा यानी पोस्टुलेट्स। तो दो प्रकार के हम लोग कल देखे थे। तो कथन में हम लोग दो प्रकार के थे। कल 7 ठो आप लोग को अभिगृहित था, अभिगृहित हम लोग बता चुके थे। आज हम लोग को पढ़ना है अभिधारणा। तो चलिए हम लोग अभिधारणा के बारे में देखते हैं। कल के वीडियो में हम बता दिए, आप लोग देखिएगा। तो चलिए अभिधारणा के बारे में हम लोग देखते हैं। अभिधारणा चलिए हम लोग समझते हैं आखिर अभिधारणा क्या होता है। तो चलिए अभिधारणा के पहले हम लोग लिखेंगे, परिभाषा लिख लेंगे। यूक्लिड की अभिधारणा, हेडिंग डाल दे रहे हैं यहाँ पर, यूक्लिड की अभिधारणा। थोड़ा ऊपर लिख रहे हैं, यूक्लिड की अभिधारणा। यूक्लिड की अभिधारणाएं, यूक्लिड की अभिधारणाएं, यूक्लिड की अभिधारणाएं, यूक्लिड की अभिधारणाएं, यूक्लिड की अभिधारणाएं। तो चलिए यूक्लिड की कुछ अभिधारणाएं हैं, इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। हेडिंग हो गया आप लोग का, इसी के बारे में हम लोग को जानना है। चलिए एक नंबर सबसे पहले लिख लीजिए अभिधारणा में, अभिधारणा के बारे में लिख लेंगे। तो यहाँ लिख लीजिएगा अभिधारणा के बारे में, वहीं देकर लिख लीजिएगा। तो अभिधारणा, अभिधारणा की डिफिनीशन लिखना हो तो लिख लीजिएगा। अभिधारणा में केवल गणित के बारे में बात होता है, लिख लीजिएगा। अभिधारणा में केवल गणित के बारे में बात होता है, उसे अभिधारणा कहते हैं। उसे अभिधारणा कहते हैं। देखिए वो जो हम लोग अभिगृहित पढ़े थे, अभिगृहित क्या था? अभिगृहित एक ऐसा कथन है, अभिगृहित एक ऐसा कथन है जो इतने सत्य होते हैं कि उसके प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अभिधारणा कहते थे। तो उसमें सब कुछ के बारे में बात होगा, ठीक है ना। जनरली कुछ में भी उसको उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अभिधारणा क्या है कि इसमें अभिधारणा में केवल गणित के बारे में बात होता है, जो उसे अभिधारणा कहते हैं। मतलब खाली इसमें अभिधारणा के बाद आप लोग को जो ज्योमेट्री हम लोग पढ़ेंगे, ज्यामिति ना, इसी के बारे में चर्चा होगा। तो इसको लिख लिया। अब चलिए आप बुक में कुछ अभिधारणा दिया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए दिया है अभिधारणा नंबर 1, लिख रहे हैं यहाँ पर, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अभिधारणा नंबर 1 दिया है, अभिधारणा 1 दे रहा है। देखिए बुक में दिया है आपका कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लिखेंगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है, सीधी रेखा खींची जा सकती है।
खींची जा सकती है। देखिए कह रहा है अभिधारणा एक बोल रहा है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। जैसे हम समझ लीजिए एग्जाम्पल में मान के चलिए एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया, तो वही बोल रहा है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो दो बिंदु हुए कि नहीं, एक बिंदु ए, मतलब बोल रहा है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची है। कहीं भी एक रेखा खींचने के लिए मतलब सीधा सा बात है, एक रेखा खींचने के कितने बिंदु की आवश्यकता होती है, दो बिंदु के। तो यही बोल रहा है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक रेखा खींचने के लिए कितने बिंदु की आवश्यकता होती है, दो बिंदु के। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। समझ रहे हैं ना। तो बोलना यही चाह रहा है कि एक रेखा खींचने के लिए कम से कम दो बिंदु चाहिए। दो बिंदु से कितनी रेखा खींची, तक दो बिंदु से एक रेखा खींची जा सकती है। चलिए अभिधारणा नंबर 1 हुआ। अभिधारणा नंबर 2 देखेंगे, नोट करते चलिएगा। 5 हुए अभिधारणा, 7 को विघटित था, अभिधारणा 5 है। अभिधारणा नंबर 2। अभिधारणा 2 देखिए, 2 बोल रहा है कि एक शांत रेखा जिसका दो अंत बिंदु हो। एक देखिए इसका एक 2 नंबर अभिधारणा देखिए, एक शांत रेखा जिसका दो अंत बिंदु हो, जिसका दो अंत बिंदु हो, को अनिश्चित रूप से, बढ़ाया जा सकता है। अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। देखिए समझिए क्या बोल रहा है। कह रहा है कि अभिधारणा नंबर 2 कह रहा है कि एक शांत रेखा जिसका दो अंत बिंदु हो को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। जैसे देखिए एक शांत रेखा, तो एक रेखा के तो पता है, अभी बताए थे ना कि एक रेखा के कितने बिंदु होंगे, दो अंत बिंदु होंगे। तो दो अंत बिंदु है ना, इसका दो अंत बिंदु है। तो यही बोल रहा है कि एक शांत रेखा जिसका दो अंत बिंदु हो को अनिश्चित रूप से, तो देखिए यहाँ अंत बिंदु है तो इसको हम इधर भी बढ़ा सकते हैं, और यहाँ अंत बिंदु तो इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं। तो यही बोल रहा है कि एक शांत रेखा जिसका दो अंत बिंदु हो को अनिश्चित रूप से बढ़ाया, तो इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी। देखिए तो यहाँ अंत बिंदु था तो इसको बढ़ाकर यहाँ से यहाँ कर दिए, और यहाँ अंत बिंदु था तो इसको बढ़ाकर यहाँ से, तो अनिश्चित रूप से। इसका मतलब क्या, और आगे तक बढ़ा, अनिश्चित रूप में इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं, जहाँ तक मन करेगा वहाँ तक बढ़ा कर ले जा सकते हैं। तो 2 नंबर अभिधारणा था, नोट कर लीजिए इसको, आप लोग नोट कर लीजिए। 2 नंबर अभिधारणा था। चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर चलिए इसका देखते हैं, अभिधारणा नंबर 3। देखिए अभिधारणा नंबर 3 बोल रहा है, 3 नंबर अभिधारणा लिख रहे हैं यहाँ पर। अभिधारणा नंबर 3 में हम लोग लिखेंगे कि किसी बिंदु को केंद्र मानकर, 3 नंबर लिखिए, कह रहा है कि किसी बिंदु को केंद्र मानकर, किसी बिंदु को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है, और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है,
देखिए क्या बोल रहे हैं 3 नंबर, कह रहे हैं किसी बिंदु को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त, देखिए यहाँ पर समझिए इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, कह रहे हैं किसी बिंदु को केंद्र मानकर, देखिए कह रहे हैं किसी बिंदु को केंद्र मानकर, देखिए किसी बिंदु को, ये बिंदु हो गया, केंद्र मान लिए इसी को, पता है ना बिंदु जो होता है उसी को त्रिज्या में केंद्र मान देते, कह रहा है किसी बिंदु को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या, यहाँ से एक त्रिज्या ले लीजिए, यहाँ देखिए किसी बिंदु को और यहाँ से एक त्रिज्या ले लिए और त्रिज्या मानकर क्या एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो देखिए तो यही बोल रहा है ना कि किसी बिंदु को केंद्र मानकर, तो किसी बिंदु को यहाँ पर हम केंद्र मान लिए, किसी बिंदु को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से, तो त्रिज्या यही होता है ना, अरे केंद्र से जो दूरी होता है उसी को त्रिज्या बोलते हैं ना, केंद्र से जो दूरी होता है उसी को त्रिज्या, केंद्र से एक त्रिज्या, तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जाता है, यहाँ से एक त्रिज्या लेकर यहाँ से एक वृत्त खींच दिए कि नहीं, तो ये 3 नंबर अभिधारणा बोल रहा है। चलिए इसको 3 ठो आप लोग नोट कर लीजिए, तो 4 और 5 लिख दे रहे, इसको आप लोग नोट करिए, इसको आप लोग नोट करिए, 3 नंबर आप लोग नोट कर लीजिए 3 ठो, तो 4 और 5 लिख दे रहे हैं, 4 और 5 लिख रहे हैं। इसके बाद इसको समझ रहे हैं ना, 2 नंबर समझिए ना, अनंत रूप से दोनों ओर से, तो इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ेगा और इधर भी बढ़ेगा, समझ गए ना। 2 नंबर था, 2 बिंदु से एक रेखा को दोनों ओर से अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं। ये तो समझ ही रहेंगे, किसी बिंदु को केंद्र मानकर एक वृत्त, एक केंद्र मानकर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींच सकते हैं। चलिए 3 नंबर तक हो गया ना, 3 नंबर हो गया। चलिए 4 नंबर देखते हैं अब हम लोग, चलिए 4 नंबर देखते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, चलिए 4 नंबर इसका देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना। अभिधारणा नंबर 4 देखेंगे, हम लोग तो नोट कर लेंगे इसको। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर अभिधारणा बोल रहा है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। देखिए अभिधारणा नंबर 4, अभिधारणा नंबर कितना 4। चलिए 4 में हम देखेंगे, 4 नंबर बोल रहा है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। 4 नंबर अभिधारणा बोल रहा है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। इस अभिधारणा नंबर 4 क्या बोलता है कि सभी समकोण, मतलब सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो समकोण का मतलब यही होता है, समकोण त्रिभुज में ऐसे ही समकोण बनता है ना, तो यही ना हमारा समकोण हुआ, यही हमारा समकोण हो रहा है ना, फिर ऐसे बना सकते हैं ना, तो यही हमारा समकोण होगा ना 90 डिग्री। तो क्या यही बोल रहा है अभिधारणा कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर, देखिए ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। चलिए 5 नंबर अभिधारणा देखते हैं। 5 नंबर थोड़ा बड़ा है, लिख रहे हैं अभिधारणा नंबर 5, अभिधारणा नंबर 5। चलिए 5 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। 5 नंबर बोल रहा है कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर, यदि एक सीधी रेखा, इसको मिटा देते हैं, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर, दो सीधी रेखाओं पर
रेखाओं पर गिरकर अपने दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने अपने गिरकर अपने एक ही ओर अपने 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 एक ही ओर अपने एक ही ओर दो अंत कोण एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो दो समकोण से कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाई जाने पर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दो समकोण से कम हो जिस ओर यह योग दो समकोण से कम हो दो समकोण से कम हो देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर के अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाई जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दो समकोण से कम हो। मतलब देखिए ये क्या होगा, दो समकोण से कम हो, ये रेखा ऐसा मिलेगा, इसमें देखिए समझ लीजिए, ये रेखा ऐसा मिलेगा, इधर ही मिलेगा जिधर दो समकोण से कम हो, समझ रहे हैं ना, दो समकोण से कम हो। अब देखिए यहाँ पर एक तिर्यक रेखा जब डालेंगे
दो समकोण से कम हो तो ये रेखा ले लिए, ये भी ले लिए। अब जब यहाँ पर एक तिर्यक रेखा डालिएगा तो देखिए, भाई देखिए इसको आप बढ़ाते जाइएगा तो ऐसे बढ़ते जाएगा, ये भी ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा कि नहीं, तो देखिए इधर ही मिलेगा ना, तो ये दोनों कहीं मिल जाएगा, लेकिन ये दोनों मिलेगा नहीं, मिलेगा ना। इसी को बोल रहा है क्या है, यही बोल रहा है, यही बोल रहा है। तो यही इसको बोल रहा है कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, तो एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर एक ही ओर के अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर, इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम होता है। दो समकोण का मतलब समझ 90 डिग्री से कम है, लेकिन तो कहीं ना कहीं जाके दोनों मिल जाएगा, तो 180 कहाँ होगा, नहीं इधर ना होगा, मिलकर कम हो तो दोनों सीधी रेखाओं अनिश्चित रूप से बढ़ाई जाने पर उसी ओर मिलती है। तो इसको इधर इधर बढ़ाएगा तो कहीं मिल जाएगी नहीं, उसी ओर मिलती है जिस ओर यह दो समकोण से कम है, तो इधर ही कम है ना, ये तो दोनों पूरा 180 डिग्री, एक ही ओर का अंतःकोण के 180 डिग्री, कहीं मिलेगा, ये तो सीधा जाएगा, ये भी सीधे जाएगा। तो इसीलिए यही आप लोग का 5 ठो अभी धरना था, ये कंप्लीट हो गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे की वीडियो में देखते हैं। इसको याद रखना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है ना, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। थोड़ा नीचे कर देना कैमरा को, नीचे जो फिगर बने आप लोग को नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। हो गया ना, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, 5 अभिधारणा था, और आगे अब आप लोग का अभिगृहित अभिधारणा खत्म हो गया। कल हम लोग कुछ और देख ले रहे हैं, और हम लोग इसमें देख ले रहे हैं प्रतिज्ञा क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको मिटा रहे हैं, हम लोग समझेंगे प्रतिज्ञा क्या होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसको मिटा रहे हैं, इसको देख रहे हैं प्रतिज्ञा क्या होता है, प्रतिज्ञा। चलिए अब प्रतिज्ञा के बारे में देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं, तो वीडियो को स्टॉप कर ये सब नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रतिज्ञा। चलिए हम लोग यही देख रहे हैं ना, ज्यामिति देख रहे हैं ना, तो चलिए देखते हैं हम लोग प्रतिज्ञा। चलिए यहाँ लिख रहे हैं प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा क्या है, प्रतिज्ञा इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रपोजल, प्रपोजल। प्रपोजल, प्रपोजल। चलिए इसको लिखते हैं, इसका परिभाषा लिखेंगे, स्वयं 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 सिद्धों के प्रयोग से, स्वयं स्वयं सिद्धों के प्रयोग से, स्वयं सिद्धों के प्रयोग से, स्वयं सिद्धों के प्रयोग से, स्वयं सिद्धों के प्रयोग से जो साधारण कथन, सिद्धों के प्रयोग से जो साधारण कथन, जो साधारण कथन या अंकन निकाले जाते हैं, 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 उनकी सत्यता प्रमाणित करने के लिए निकाले जाते हैं, उनकी सत्यता प्रमाणित करने के लिए, उनकी सत्यता प्रमाणित करने के लिए, उनकी सत्यता प्रमाणित करने के लिए जो आलोचना की जाती है, जो आलोचना
की जाती है, जो आलोचना की जाती है, जो आलोचना की जाती है उसे प्रतिज्ञा कहते हैं। जो आलोचना की जाती है उसे प्रतिज्ञा कहते हैं, उसे प्रतिज्ञा कहते हैं, उसे प्रतिज्ञा कहते हैं। देखिए प्रतिज्ञा का होता है स्वयं सिद्धों के प्रयोग से जो साधारण कथन या अंकन निकाले जाते हैं उनकी सत्यता प्रमाणित के लिए जो आलोचना की जाती है उसे प्रतिज्ञा कहते हैं। इसको नोट कर लेंगे। प्रतिज्ञा भी दो प्रकार के होता है। देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, प्रतिज्ञा दो प्रकार के होते हैं। प्रतिज्ञा दो प्रकार के होते हैं। प्रतिज्ञा दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एक ठो होता है आप लोग का 1 नंबर में हो जाएगा। प्रतिज्ञा दो प्रकार के होते हैं। एक ठो होता है प्रमेय, 1 नंबर में होता है प्रमेय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं थ्योरम, THEOREM, थ्योरम। 2 नंबर में बोलते हैं निर्णय, निर्णय यानी प्रॉब्लम, PROBLEM, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम। तो चलिए हम लोग अब इसको हम लोग इतना ही आज रहने दे रहे हैं। प्रतिज्ञा के बारे में समझ गए कि प्रतिज्ञा भी दो प्रकार के होता है, प्रमेय और निर्णय। तो पता ही अब हम लोग को प्रमेय के बारे में पढ़ना पड़ेगा। प्रमेय में हम लोग कुछ देखेंगे। तो वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए वीडियो को इसको भी यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर कल मिलते हैं, ठीक है ना। कल से हम लोग चालू करेंगे प्रमेय किसे कहते हैं और निर्णय किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो कल हम लोग देख लेंगे प्रमेय और निर्णय क्या होता है। चलिए ठीक है, आगे के वीडियो में फिर कल मिलते हैं। हम लोग देखिए, और हाँ हमारे चैनल का नाम है सिंघन, SINGHN, सिंघन ऑनलाइन, नीचे लिख दे रहे हैं सिंघन ऑनलाइन क्लासेस। इसको जरूर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।